तो हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का पार्ट 2 में स्वागत है। पार्ट 1 जो है विश्व युद्ध 1 के बारे में चल रहा है और पार्ट 1 में हम सिर्फ बता दिए थे कि विश्व युद्ध क्यों हुआ, कारण क्या था, गुट उसमें कितने थे, तत्कालीन कारण क्या था, उसमें कौन कौन से राष्ट्र ने क्यों कैसे और भाग लिया, और बहुत सारे राष्ट्र ना चाहते हुए भी भाग ले लिए। तो उसमें हम बताए थे कि कैसे कैसे करके हम स्टोरी को डील करेंगे। तो ये पार्ट 2 होने वाला है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 को पहले एक बार देख लें, है ना। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस भूमिका है कि क्या क्या बताने वाले हैं। तो आज हम पार्ट 2 में आपको बताने वाले हैं कि विश्व युद्ध 1 के बारे में कुछ तथ्य को बताने वाले हैं, क्योंकि पहले ना भूमिका टीजर आप लोग को देख लेने में तब मूवीज़ देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे चलिए हम बताते हैं कि विश्व युद्ध 1 जो था सो 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, और दूसरे विश्व युद्ध था 1940 से लेकर 1945 तक चला था। दुनिया आज भी क्षतिपूर्ति इसकी भरपाई कर रहा है। कहीं ना कहीं विश्व युद्ध होने का आज भी भुगताना किसी न किसी देश को पड़ रहा है। हिरोशिमा नागासाकी जो जापान के 2 शहर थे उसको तहस नहस कर दिया। आज भी वहाँ पे कुछ न कुछ जो रेडिएशन का प्रभाव वो आज भी देखने को मिलता है। हिटलर ने यहूदियों को जो घाव दिए उसे आज भी डर लगता है। जितना यहूदी को हिटलर ने मारा, क्यों मारा? सिर्फ अपनी एक जाति को दिखाने के कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। इस तरह होते होते बहुत सारे देश ने एक दूसरे में मतलब लड़ाई मार काट कर दिया। पर्ल हार्बर पर हमला अमेरिका का आज भी टीस देता है। पर्ल हार्बर को किसने तबाह किया था? जापान वालों ने। और क्यों किया था वो आपको पता है कि उसका जो तेल रिजर्व था, मतलब तेल का टैंक को मतलब वो कर दिया था, कहीं ना कहीं कम किया था। तो कहीं ना कहीं जाकर के कोई ना कोई देश एक दूसरे को बदला ले ही रहा था, कहीं ना कुछ कारण था। प्रथम विश्व युद्ध इतना खतरनाक हुआ, लूट घसोट बलात्कार घसोट नरसंहार, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उस विश्व युद्ध में। अगर आंकड़े की बात करें तो 10 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे, अरबों की संपत्ति का स्वाहा हो गया था। कुछ लोग को तो राष्ट्रीय नीति बन गया था, कुछ लोग को तो राष्ट्रीय नीति बन गया था कि हमको युद्ध करना है, भाई हमको युद्ध करना है, मतलब युद्ध करना ही मतलब उसके लिए सर्वोपरि था। हिटलर जो थे, हिटलर उसके एक बात पे पूरी जनता मार काट करने के लिए, जान देने के लिए उतावला हो रही थी। उसने अपनी पत्नी सहित क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं एक समस्या ऐसा क्रिएट हुआ विश्व युद्ध में। ये विश्व युद्ध हिटलर क्या है? विश्व युद्ध 2 में, वर्ल्ड वार 2 में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 2 का जन्मदाता कहीं से ना कहीं वर्ल्ड वार 1 रहा भाई साहब। तो वर्ल्ड वार 1 से अगर वर्ल्ड वार 2 हुआ तो वर्ल्ड वार 1 क्यों हुआ, ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आइए। इटली के तानाशाही मुसोलिनी ने राज्य विस्तार की लालसा से हिटलर का साथ दिया और आंख बंद में हाँ मिला दी और चौराहे पर उसको पागल कुत्ते की तरह मार दिया। किसको? मुसोलिनी को। वहीं पे यूएसएसआर का जो तानाशाह स्टालिन था, वो अपना जो सैनिक का जो सेनापति होता था, अगर वो ज़्यादा ताकतवर ज़्यादा बढ़िया काम कर दे तो उसको मार देता था, कहीं वो बगावत ना कर दे। ऐसे क्या हुआ? हिदेकी जो जापान का एक तानाशाह हिदेकी तोजे, उसने जापान को क्या किया? इतना मतलब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए पर्ल हार्बर अटैक कर दिया। और पर्ल हार्बर जैसे अटैक हुआ, अमेरिका बौखला गया, पागल अंकल सैम, और क्या करे? हिरोशिमा नागासाकी पे 2 जा करके छोटकू बम फोड़ दिए। अब उसको तो लग रहा था कि छोटकू बम है, बट इतना विनाशकारी बम था उसको भी नहीं मालूम था। एक कहावत है ना, लबे सिरी तो मुल्क गिरी। आने अगर आप अच्छी बोली बोलते हैं तो क्या करते हैं? पूरी दुनिया को वश में कर लेते हैं। क्या है? लबे सिरी तो मुल्क गिरी। चलिए, आइंस्टीन क्या कहते थे कि अगर वर्ल्ड वार 4 हुआ तो वो डंडों से लड़ा जाएगा। वर्ल्ड वार अगर 4 हो गया दुनिया में तो डंडों से लड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पता था कि दुनिया में 3, जब वर्ल्ड वार 3 होगा तो कुछ बचेगा ही नहीं लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा और आदिम जमाने में फिर पहुंच जाएगा। अब फिर वो जंगली की तरफ लड़ाई करेंगे पत्थर और डंडे से। चलिए, तो हम इस कहानी में अब हम बात करते हैं कि चिंगारी, कि प्रथम विश्व की चिंगारी कहाँ से स्टार्ट हुई। इतना देर तक हम बात कर लेते कि विश्व युद्ध हुआ तो क्या नुकसान हुआ। ये जो बात की हम इसमें विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 के बारे में थोड़ा सा मिला जुला के बात किए। अब हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चलते हैं। तो एक राजा की हत्या कर दी। एक राजा की हत्या क्यों हुई और कौन थे करने वाले और कहाँ पे हुआ, यही फसाद का जड़ है। कहानी तो बहुत पीछे है कि उसके पीछे क्या क्या मतलब पॉलिटिक्स था, क्या कारण था, बट एक तत्कालीन कारण हो गया कि राजा की मृत्यु हो गई और लोग आपस में भिड़ गए। तो सुनिए, 1914 में 28 जून 1914 को बाल्कन राज्य के एक छोटे से शहर साराजेवो में ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फर्नांडिस राजा और उसकी पत्नी सोफिया चोटेक की हत्या कर दी गई। और हमला करने वाले क्या थे? सर्बियाई के लोग, मतलब सर्बिया के लोग थे, सर्बियाई कहते हैं। सर्बिया एक देश है, वहाँ के लोग को सर्बियाई कहते हैं। उसने क्या कर दी? मार दी। और जो राजा मरा वो कहाँ का था? ऑस्ट्रियो हंगरी का साम्राज्य के हैब्सबुर्ग राजवंश के उत्तराधिकारी था। देखिए, राजा कहाँ था? ऑस्ट्रिया हंगरी का। मृत्यु कहाँ हुआ उसका?
जाकर के बाल्कन देश में हुआ। बाल्कन के एक छोटे से राज्य में साराजेवो में हुआ। और हत्या करने वाला कौन था? तो सर्बिया। तो क्यों हत्या किया? तो जानते हैं इसके पीछे। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? युवा सर्ब गैवरिलो प्रिंसिप। ये लड़का था, 19 वर्ष का लड़का था, इसने हत्या कर दी। क्यों कर दी? तो वो एक चरवाहा था तो खेती करने जाता था, चराने जाता था। तो वहाँ कुछ लोग जो किसान लोग थे उसको बताएं कि सर्बिया जो देश है वो बहुत बढ़िया देश था, और क्या क्या ऑस्ट्रिया वाले ने क्या किया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया, और आधिपत्य जमा करके आज भी वो मुक्त होना चाहता है। कौन? सर्बिया। देखिए सर्बिया का लड़का था, सर्बियाई लोग उसका हत्या कर दिया। हत्या किया एक राजा का। कहाँ का राजा का था? ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा था। क्यों किया? क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी जो था, सर्बियाई का जो जमीन था उसको कब्जा कर लिया था। तो इस लड़के के मन में कहीं ना कहीं भावना था कि अपने देश को आज़ाद कराना है, उस वजह से उसकी हत्या कर दी। तब इस लड़के के बारे में थोड़ा सा इतिहास हम जान लेते हैं। गैवरिलो प्रिंसिप का जन्म 1894 को हुआ था। 25 जुलाई 1894 को हुआ था। उसके पिताजी एक पोस्ट मास्टर थे। उसकी माता का नाम क्या? मरीजा और पीटर था। वो एक पोस्ट मास्टर फैमिली से आते थे। उसका पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था, और जो कहानी वो पहले बचपन में सुन चुका था किसान के द्वारा, तो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, सर्बिया को आज़ाद कराने के लिए उसके मन में कहीं ना कहीं वो लालसा थी। तो वो क्या करके वहाँ से भाग गया। और कहाँ भाग करके चला गया वो? तो सर्बिया की जो राजधानी है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड आ गया। वो बेलग्रेड आ गया और वहाँ पे जाकर एक आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया तो उसके बहुत सारा स्ट्रेटेजी आ गया। एक दिन इसको पता चला कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा जो है सो साराजेवो रहा है। जैसे इसको ये पता चला तो ये पूरा प्लान के साथ वहाँ पे उसको चला गया मारने के लिए। इसके साथ और कोई बहुत सारे मतलब लोग थे, ऐसा नहीं कि संगठन में 19 साल का था, जज्बा बहुत ज़्यादा था। तो संगठन वाले सोचे चलो अपने देश के प्रति वो आज़ाद कराना चाहता है, और नया नया भी लड़का ज्वाइन हुआ और अंध खून है, गर्म खून है, तो ये भाई बच्चों को भेज देते हैं। और वहाँ जाने के बाद जब इसको पता चला कि साराजेवो में प्रिंस आ रहा है और उसकी हत्या कर दी। और उसमें जो मिले हुए और भी लोग थे उनको संगठन वाले बोले कि तुम लोग साइनाइड का गोली खा के मर जाओ। लेकिन इन तीनों को पता था कि हम लोग तपेदिक जो बीमारी है, तपेदिक टीबी से हम लोग क्या है? ग्रस्त है। तपेदिक किसको बोलते हैं? टीबी को। 7 जुलाई 1914 को जो ऑस्ट्रिया हंगरी की सरकार ने एक मंत्रिपरिषद बुलाई और सर्बिया को नोटिस भेजा कि आपके हत्या कहाँ पे हुआ है? इस सर्बियाई लोग ने किया है, आप अपने जांच पड़ताल कराइए। और वहाँ पे बहुत सारा कंडीशन दिया कि जितने आतंकवादी संगठन है, जितने भी मतलब खराब लोग हैं जो हत्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, उन लोगों सबको सफाई कर दे। बट ये नोटिस का कोई सर्बिया पे इफेक्ट नहीं हुआ। तो ऑस्ट्रिया हंगरी की बोला कि अब तो सर्बिया को मजा सिखाना पड़ेगा, अब सर्बिया को क्या करना होगा? मजा चखाना होगा। तो सर्बिया बोला ठीक है, हम नहीं कर सकते हैं। हम ये अपना आप बोल रहे हैं कि पूरी जनता को मार दीजिए जो एक्टिव है, क्रांतिकारी या तो फिर संगठन में जुड़े हुए, तो हमको कैसे पता कि कौन मारा? तो वो सर्बिया बोला कि हम मना कर रही हैं। अब ऑस्ट्रिया हंगरी क्या किया? रिक्वेस्ट किया किसको? जाकर जर्मनी को जाकर रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम हमारा साथ दो, सर्बिया को मजा चखाना है। ये बात के लिए जर्मनी तैयार हो गया। जर्मनी बहुत टेक्नोलॉजी में डेवलप भी हो रहा था, नया नया युद्धपोत, नया नया पनडुब्बी, नया नया चीज़ बना रहा था। तो बोला ठीक है भाई हम तुम्हारे साथ हैं। किसके साथ है? ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। कौन दिया? जर्मनी। अब बेचारा उधर से रह गया सर्बिया। अब सर्बिया बोला भाई हमको तो सब पूरा मार के हमको तो तोड़ देगा, अब हम क्या करें? तो उसने मदद मांगी किससे? रूस से। और रूस बोला ठीक है हम तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ तक क्या हो गया? यहाँ पे देखिए गुट बटने लगा, यहीं से गुट बटने लगा। ऑस्ट्रिया हंगरी को किसने साथ दिया? जर्मनी वालों ने। और वहाँ पे सर्बिया को किसने साथ दिया? रूस वालों ने। धीरे धीरे क्या हुआ? ऐसे ऐसे समय बीतते गया। इधर से 10 पत्र भेजा लिख के, 10 को पॉइंट लिख के भेजा कि चलिए इसका जवाब दीजिए। उधर से सर्बिया वालों ने 10 का जवाब दे दिया। ऑस्ट्रिया वाला इसे संतुष्ट नहीं था। क्यों नहीं संतुष्ट था? क्योंकि ऑस्ट्रिया वाला को जर्मनी का साथ मिल गया था। अब जर्मनी का जैसे ही साथ मिल गया था तो इसका तो भाव बढ़ गया था, भाव बटा कि अब तो भाई हमारे पास सैनिक बल भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, हमारे पास सैनिक की संख्या भी ज़्यादा है, तो हम सर्बिया को यूं चुटकी में उड़ा देंगे। ये घमंड से वो इसका जो बात था, प्रस्ताव था, उसको वो नामंजूर कर दिया गया। अब जब ऑस्ट्रिया और हंगरी का साथ कौन दे रहा था? ऑस्ट्रिया और हंगरी का साथ जर्मनी दे रहा था, और उधर सर्बिया का साथ कौन दे रहा था? रूस वाला साथ दे रहा था। अब ब्रिटेन और फ्रांस का कहना क्या था? ब्रिटेन और फ्रांस का कहना था कि सुनो भाई जर्मनी, तुम मत दो ऑस्ट्रिया और हंगरी का साथ, अगर तुम इसका साथ देगा तो हमको उन लोगों की तरफ से लड़ना होगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखो अगर तुम युद्ध करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि जर्मनी चाहता था कि हम अपना दबदबा बनाए रखें और अपना जो नया टेक्नोलॉजी है वो पूरा दुनिया को दिखाएं, इसके पास सेना बल का प्रतिभा दिखाएं। इसलिए वो तो युद्ध सिर्फ नाम का ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ था, वो तो वास्तविक तो अपना बल दिखाना चाह रहा था। तो ये तो तत्कालीन कारण हो गया था कि राजा की मृत्यु हुई और वो मारने एक दूसरे पर निहत्था मतलब चल पड़ा कि ठीक है भाई हम तो पूरा रोन देंगे पूरा सिस्टम को।
ये तो मतलब तत्कालीन कारण था। इसके पीछे नया कारण क्या क्या था? इसके पीछे जो बहुत सारा कारण था वो ये था कि नई प्रवृत्तियों का उदय हो रहा था। छोटे छोटे राज्य बोल रहे थे कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, अपना राज्य में जीना चाहते हैं, हम प्रजा का तंत्र, हम मतलब राजतंत्र नहीं चाहते हैं, हम तानाशाह नहीं चाहते हैं। ये छोटे छोटे प्रवृत्ति हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस मौका को तलाश में सब थे कि युद्ध होगा तो हम भी लड़ेंगे और आज़ाद हो जाएंगे। जर्मनी के साथ से बहुत सारा देश साथ हुआ कि भाई हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, अगर जीत जाओगे तो हमको आज़ादी मिल जाएगा। रूस भी बहुत सारा देश में क्या कब्जा करके बैठा था, वो भी इसको साथ दे रहा था। फ्रांस भी, ब्रिटेन भी। देखिए ब्रिटेन का कहीं ना कहीं बहुत सारा देश बोला जाता है ना कि ब्रिटेन अस्त नहीं होता है। दूसरा कारण क्या था? आर्थिक साम्राज्यवाद। लोगों का कहना था कि भाई हम बिजनेस करेंगे, हम और उसके लिए मार्केट चाहिए। तो मार्केट कैसे मिलेगा? पहले देश को गुलाम करो और वो क्या करो, अपना मार्केट बना लो। जैसे एक शहर को अपने अंडर तुम ले लोगे तो क्या होगा, फिर वहाँ जो तुम चाहोगे वो चाहेगा। तो अपना कच्चा माल को दूसरा देश से लाना है, वो भी गुलाम करके, फिर दूसरा जो देश गुलाम है वहाँ पे जाके कच्चा मार्केट मतलब कच्चा माल बेचना है। तो एक मार्केट चाहिए था। क्यों? क्योंकि आर्थिक साम्राज्यवाद हो रहा था, मतलब इकोनॉमी के लिए लड़ाई हो रहा था। दूसरा आपसी संबंधी और सैन्य गुटबंदियाँ। ये क्या हो रहा था? आपस में चुपके चुपके लोग साथ हो रहे थे। मतलब एक देश दूसरे साथ किसी नया नया संधि कर ले रहा था कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ है, कभी होगा मौका तो देख लिया जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ, अंदर अंदर क्या हो रहा था, आपसी गुटबंदियां हो रही थी। विश्व युद्ध में खबरों की क्या भूमिका थी? देखिए जैसे अभी कोई मतलब न्यूज वाले क्या करते हैं, कोई भी मतलब इलेक्शन होने वाला तो पहले बोलता है ये पार्टी ये पार्टी ये पार्टी जीतने वाला, इसका दबदबा। भाई कहीं ना कहीं उसमें रेडियो टेलीविजन टेक्नोलॉजी नहीं था, तो समाचार पत्र ही काफी था कोई चीज को अफवाह फैलाने के लिए, तो सच्चाई को जानने के लिए। तो समाचार पत्र का दबदबा किसके कौन कर रखता था? राजा रखता था। अब बोलता था ये छापो ये छापो ये छापो। जब वहां पे छूट ही नहीं था, ना तो जर्मनी में, ना फ्रांस में, ना इटली में, ना ब्रिटेन में, ना कहीं भी मतलब नहीं था। तो समाचार पत्र पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। लोगों के बीच में लगता था कि हमारा देश में युद्ध होने वाला है, तो हमारा देश में अगर युद्ध होगा तो हमको तो अपने देश की तरफ से लड़ना होगा। ये स्वाभाविक सी बात है, हम जिसका खाते हैं उसी की तरफ से लड़ना होगा। तो माइंड में एक सेट हो गया लोगों का कि युद्ध होना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अभाव, इंटरनेशनल कोर्ट भी नहीं था जिससे ये बड़े मुद्दे को सुलझाया जा सके। बड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट नहीं था। एक बार कोर्ट का निकोलस ने 1898 में कोर्ट की स्थापना की और इस सम्मेलन में 26 राज्यों ने प्रतिनिधि में भाग लिया। अब पुनः इसमें एक सम्मेलन हुआ, 1907 में सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ? हैग में। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, पर इसमें 4 लोग ने सिर्फ भाग लिया। अब बताइए कि भाई हम मीटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? सब लोग को इरादा कुछ और ही है। सैन्यवाद यह कि सेना को बढ़ा रहे थे, जनसंख्या को बढ़ा रहे थे कि भाई युद्ध होगा तो अपनी सेना में भर्ती लो। मतलब सेना को अनिवार्य है, हर घर से सेना में भाग लेना अनिवार्य हो गया था। तो सेना में कहीं क्या ना कहीं बढ़ोतरी हो रहा था। क्यों? क्योंकि युद्ध लड़ना था। जर्मनी में तो सेना में हर घर से भाग लेने की बात चल रही थी, क्योंकि अपने सेना बल बढ़ाया जा रहा था। जर्मनी हथियार बनाने में अग्रणी था, मतलब नया नया हथियार को बनाते जा रहा था। निजी कंपनी को बुला करके चलिए ठीक है आप आइए हमारे यहाँ, नया नया हथियार नया नया टेक्नोलॉजी को बनाते चलिए। और नया नया इस्पात का भी जरूरत पड़ रहा था, कहीं ना कहीं इस्पात का जरूरत पड़ रहा था। तो नया छोटा मोटा देश को भी गुलाम करके वहाँ से एक्सट्रैक्ट के मतलब खोद के लोहा इस्पात जो भी मटेरियल था, मिनरल्स था, उसको निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको नया नया क्या हथियार बनाने का हुड़ जो समाया था। प्रकृति का एक नियम है कि जीवस्य भोजनम, नियम का परिपालन करती है। मतलब जो जिसके लिए बना है उसको खाएगा, मतलब छोटा चीज बड़ा के लिए बना है तो उसको खाएगा। अकोहम द्वितीयो नास्ति, कहने का अर्थात ये है कि हम ही ब्रह्म है, हम ही सब कुछ है। ये देश को घमंड होने लगा कि हम ही गोरा है, हम ही है, सर्वोपरि हैं। देश को, ब्रिटेन के लोग को लगने लगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोरा हम ही है। मतलब भगवान ने हमको प्रकृति पर मतलब लोगों पर शासन करने भेजा है, सबसे डिसिप्लिन इंसान हम ही है दुनिया का। ये मतलब उसको अकोहम द्वितीयो नास्ति, मतलब सब बेकार है, हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। ये मतलब लोगों का मन में ये विचार आने लगा। जैसे जर्मनी के तत्कालीन जो चांसलर वैथमैन हॉलबर्ग के अनुसार ईश्वर ने जर्मनी जाति को एक विशेष स्थान प्रदान किया है, इसलिए हमें विशेष कार्य करने हैं, इसलिए हमको युद्ध करना है। युद्ध करके जो बेकार लोग हैं उसको मार देना है और बाकी हमारा आधिपत्य रहेगा। तो ऐसे पिटिशन होने लगा। मतलब क्या हुआ कि हम बेचेंगे हम बेचेंगे हम बेचेंगे। मार्केट में ये मतलब लड़ाने, मतलब मार्केट में एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा कि हम अपना सामान को बेचेंगे, हम सामान को बेचेंगे। तो इसके वजह से मतलब कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक लड़ाई का मतलब जड़ आ रहा था। भावना, कहने का अर्थ है कि अपने देश, अपने धर्म, अपने जाति, अपने लोग को श्रेष्ठ कहना ये बात गलत है। भाई सब बनाया हुआ है अगर प्रकृति का तो सब इक्वल है, बट अपने को सबसे बढ़िया कहना ये चीज गलत है। जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई तो राष्ट्रवाद का वहां से उदय हो गया, उग्र राष्ट्रवाद। 1871 में जर्मनी और फ्रांस लड़ गया।
क्यों लड़ गया? क्योंकि जर्मनी चाह रहा था कि फ्रांस का 2 शहर ऑल्सेक और लॉरेंस में कब्जा कर लें। क्यों करना चाहता था? क्योंकि लॉरेंस में लोहा की प्रचुर मात्रा थी और लोहा अगर हम निकाल लेंगे तो हथियार बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं पहले से टारगेट फिक्स था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस आपस में लड़ गया था। इसी कारण जर्मनी ऑस्ट्रिया की तरफ हो गया और सर्बिया की तरफ कौन हो गया? फ्रांस हो गया। तो कहीं ना कहीं पहले से बहुत सारा मतलब टेंशन लेके दिमाग में चल रहा था कि भाई मौका सिर्फ खोज रहे थे लोग। क्या कर रहे थे? मतलब देश की जनता या तो सरकार मौका खोज रही थी कि कहीं ना कहीं मौका मिले अपना पूरा बदला लेने के लिए। तो उग्र राष्ट्रवाद की भूमिका भी मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रहा। और आग में घी बने राष्ट्र, तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े देश ने, यूरोप के बड़े बड़े देशों ने इन महाशक्तियों को लड़ने से बचाया भी, मतलब रोकने का प्रयास भी किया। जर्मनी को समझाया कि सुनो भाई, तुम ऑस्ट्रिया और हंगरी की तरफ से क्यों लड़ रहे हो? अगर सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी आपस में लड़े हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट जो भी बना हुआ है उसमें हैग में उसको जाने बोलो और न्याय मांगने बोलो, तुम बीच में मतलब टांग मत अड़ाओ। पर जर्मनी क्या कि आग में घी बनने का काम किया। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारा साथ हैं। किसका? ऑस्ट्रिया का। तो जब ऑस्ट्रिया का साथ जर्मनी देने का वादा कर दिया तो ऑस्ट्रिया कहीं ना कहीं से दम भाई छाती फूल के बड़ा हो गया। अब बोला हम तो युद्ध करेंगे। तो उसमें क्या हुआ? आग में घी डालने का काम कौन किया? जर्मनी। अगर जर्मनी उस समय रुक जाता कि भाई हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में मामला सेट हो जाता, या तो फिर आपस में उन लोग 2 ही देश लड़ पाते हैं। बाकी इतने विश्व युद्ध में इतने सारे देश को नहीं झोंका जाता। तो कहीं ना कहीं क्या कि अपना स्वार्थ है, अपना सैन्य बल। जर्मनी क्या चाह रहा था कि अपना सैन्य बल, अपना शक्ति को हम क्या करें, पूरा दुनिया के सामने दिखाएं। इसी कारण तो युद्ध का मतलब आगाज भी कर दिया। और ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर दिया। और रूस युद्ध की तैयारी कर रहा था कि जर्मनी रूस के खिलाफ कहकर घोषित कर दिया कि रूस और फ्रांस की आपसी दोस्ती है। जर्मनी क्या बोला कि रूस और फ्रांस की आपस में दोस्ती है भाई, इसलिए हम युद्ध उन लोग पे करेंगे। कहने का अर्थात क्या था कि तुम लोग आपस में सब मिल के रहो और हम लोग अकेले रहें। तो ये सब अंदर अंदर बात मतलब चल रही थी। फ्रांस और रूस की घनिष्ठता 1893 ईस्वी में 1893 में रूस और फ्रांस के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि में यह तय किया गया था कि यदि जर्मनी अकेला या तो इटली के साथ मिलकर फ्रांस पर आक्रमण करता है तो रूस फ्रांस की मदद करेगा, या तो फ्रांस रूस की मदद करेगा। रूस बोला कि अगर जर्मनी और इटली दोनों मिलकर किसी एक पर हमला करता है तो हम लोग उस पर क्या करेंगे? अटैक। तो ये आक्रमण के लिए नहीं, अपना रक्षा बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। सर्बिया का रुख, सर्बिया क्या कह रहा था? सर्बिया किसी भी कीमत पर ऑस्ट्रिया हंगरी के अल्टीमेटम को अपने इस खारिज नहीं कर सकता था, उसे रूस का सहारा था। सर्बिया क्या बोल रहा था? सर्बिया बोल रहा था कि नहीं, अब तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अल्टीमेटम साथ कौन था? रूस उसके साथ था। और जब रूस उसके साथ है तो महाशक्ति उसके साथ है, तो लड़ने की क्या भाई, किसी पर ब्रह्मास्त्र अगर आ जाए तो फिर तो भाई पता ही उसको, हमारे पास एक ऐसा शस्त्र है जो हर शस्त्र का एक तोड़ है, तो वो डरने वाला नहीं था। जैसे ऑस्ट्रिया के पास कौन था? जर्मनी था। तो और सर्बिया के पास कौन था? रूस था। तो कहीं ना कहीं उसको पावर मिल रहा था। अब ब्रिटेन का हम बात करें तो ब्रिटेन किसके तरफ था? अगर ब्रिटेन वालों अगर रूस और फ्रांस को साथ नहीं देते तो रूस और फ्रांस में वो दम नहीं था उस समय उतना कि वो ऑस्ट्रिया और हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर सके। लेकिन ब्रिटेन वाले ने क्या किया? रूस और फ्रांस को साथ दे दिया। तो कहीं ना कहीं जाकर के रूस और फ्रांस वाले भी क्या हुआ? एक्टिव हो गए। सर्बिया किसके बदौलत फूटा था? रूस हो गया, फ्रांस हो गया। और रूस और फ्रांस किसके बदौलत फूट रहे थे? ब्रिटेन वाला। तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप तगड़ा होते हुए जा रहा था। और ऑस्ट्रिया हंगरी किसके? जर्मनी के साथ थे। बेल्जियम बोला भाई हम किसी की तरफ से नहीं लड़ेंगे, हम उतना माथापच्ची नहीं करने वाले हैं। लेकिन बेल्जियम को बोला जर्मनी कि हमको एक रास्ता दे दो, हम तुम्हारे कोई भी एक जनता को हम नहीं मारेंगे। बेल्जियम बोला कि भाई हम उतना लफड़ा शूटिंग करने वाले ना तो उसके तरफ से, ना तो हम आपकी तरफ से लड़ने वाले हैं। जर्मनी बोला हमको रास्ता तो चाहिए। तो जर्मनी वाला जबरदस्ती उसको रास्ता निकाल दिया। तो बेल्जियम के राजा जल्दी जल्दी भाग गए और कहाँ पे? ब्रिटेन के पास पहुंचे। प्रभु हमको बचा लीजिए। बोला क्या हुआ? जर्मनी वाले आ गई हैं और हमको धमका रहे हैं कि हमको रास्ता दे दो। बोला ठीक है, तुम भी युद्ध के लिए आगाज कर दो कि हाँ हम भी युद्ध करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रिटेन वाला फिर से साथ हो गया। तो बेल्जियम भी कहीं ना कहीं ना चाहते हुए युद्ध में क्या हुआ? उसको कूदना पड़ा। और किसके मजबूरी के कारण? तो जर्मनी वाले के कारण। जर्मनी जो इतना खचड़ाई कर रहा था, इसके कारण तो युद्ध में कूदना पड़ा। किसको? बेल्जियम को। ना रास्ता मांगता ना टेंशन होता। अब जापान का रुख हम बात करते हैं। जापान पहले ही सैन्य संधि द्वारा ब्रिटेन से जुड़ा हुआ था। ब्रिटेन से पहले क्या हुआ था? जापान क्या हुआ था? जुड़ा हुआ था। इस कारण उसे 23 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने पड़ी। बोला था भाई अगर हम लड़ने जाएंगे तो तुमको आना है, क्योंकि चुपके चुपके बहुत सारा संधि हो चुका था जो बहुत लोगों को पता भी नहीं था। 2 दिन के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने जापान को, इस साथ में जर्मनी और रूस आपस में दोस्ती था।
जर्मनी और रूस में मित्रता थी। अगर जर्मनी रूस से अपना मित्रता बनाए रखता तो युद्ध की तटस्थता रहती और युद्ध की तस्वीर इतनी खतरनाक नहीं होने वाली थी। जर्मनी और रूस अगर दोनों साथ दोस्ती रहता तो ना तो जर्मनी वाला ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ जाता, ना तो रूस वाला सर्बिया की तरफ जाता। अब रूस आया तो फ्रांस आ गया, और फ्रांस आ गया भाई तो ब्रिटेन आ गया, अब ब्रिटेन आ गया तो जापान वाला भी उधर दौड़ते दौड़ते आ गया, और इधर आपका जर्मनी के साथ इटली भी आ गया। तो कहीं ना कहीं एक गुट खतरनाक वाला तैयार हो चुका था। बेल्जियम पर युद्ध का प्रभाव, युद्ध के दौरान बहुत सारे देशों का अनायास से युद्ध में समावेश हो गया। फालतू मतलब लोगों को आना पड़ा, कूदना पड़ा ना चाहते हुए भी। ऐसी स्थिति में बेल्जियम के साथ 2 अगस्त 1914 को जर्मनी ने बेल्जियम से क्या हुआ, रास्ता मांगा। जर्मनी बोला कि भाई उनको प्रेम से रास्ता दे दो। जर्मनी ने बेल्जियम को स्वयं ही बिना सौहार्दपूर्ण संबंधों का वास्ता देते हुए रास्ता मांगा, बट रास्ता नहीं दिया, तो उसको न कहीं उसका भुगताना उसको भुगतना पड़ा। अब हम इस युद्ध का शंखनाद करते हैं कि सारा देश अब तैयार हो चुका है, कौन किसके साथ देने वाला है और कौन किसकी तरफ से लड़ेगा, कौन क्या सहायता देगा। अब इस युद्ध का शंखनाद होता है। एक गुट जिसको धुरी राष्ट्र कहते हैं उसका लीडिंग कौन कर रहा था, तो जर्मनी वाले कर रहे थे। और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र जो जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले थे, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि हम लीड करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी का चचा कौन बैठे हुए थे, जर्मनी वाले। तो जर्मनी जो बोल रहा था सब सुन रहा था। जर्मनी के पास था ही कौन, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, चल रहा था। ब्रिटेन चाह रहा था कि रूस और फ्रांस अगर लड़ता है तो हम आ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं शक्तिशाली हो जाएगा। और उसका उद्देश्य क्या था, सुनिए। क्योंकि जर्मनी वाला पहले बेल्जियम से रास्ता मांग रहा था, और ब्रिटेन वाला का दिमाग में ये चल रहा था कि अगर बेल्जियम और हॉलैंड अगर 2 हमको राज्य मिल जाते हैं तो हम क्या होंगे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, और एक बीच में हमको रास्ता मिल जाएगा। रास्ता से कहने मतलब 1-2 घर, अगर भाई हमारा घर के अगल बगल 2-2 घर चारों तरफ से, तो हमको सेफ्टी प्रदान होगा। तो ब्रिटेन वाला ये चाह रहा था कि हमको बेल्जियम अगर मिल जाता है और हमको हॉलैंड मिल जाता है तो हम जर्मनी और क्या होगा, ऑस्ट्रिया से क्या होंगे, सेफ जोन में आ जाएंगे। बट जर्मनी वाला क्या थरथराई कर रहा था, बोल रहा था नहीं हमको बेल्जियम के रास्ते चाहिए रूस जाने के लिए, तो वो रास्ता चाहिए था, तो वो उसको युद्ध में कूदना पड़ा। और जब उसको युद्ध में कूदना पड़ा तब ब्रिटेन बोला, अरे भाई हमारे घर के बगल में आने बम फोड़ने वाला, तब तो हमको या तो तुमको बचाना होगा या तो खुद को सुरक्षित रखना होगा। इससे बढ़िया चलो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे बचाव के लिए निकल पड़ते हैं। अब युद्ध के कई मोर्चे हो गए हैं। युद्ध के मोर्चे का मतलब क्या है कि युद्ध बहुत सारे मोर्चे में बट गया। कुछ दक्षिणी तरफ युद्ध लड़ने लगा, को उत्तरी तरफ, को पूर्वी तरफ, को पश्चिमी तरफ। एक साथ से अटैक चारों तरफ से होने लगा। एक बार में अटैक क्या होगा, बहुत सारे तरफ से होने लगा। ऑस्ट्रिया वाले बहुत खुश थे कि जर्मनी हमारा साथ देगा, पर जर्मनी के दिमाग में कुछ न कुछ अजीब सा हरकत चल रहा था। जर्मनी वाला बोला कि सुनो भाई ऑस्ट्रिया, तुम जाओ और क्या करो, तुम रूस को उत्तर की तरफ से अटैक करो, तुम रूस को उत्तर की तरफ से अटैक करो। अरे जर्मनी वाला क्या चल गया, फ्रांस पर अटैक करने के लिए, वो फ्रांस पर अटैक करने के चल गया। लेकिन जो रूस था उसके दक्षिण की तरफ से सर्बिया वाले अटैक कर दिए। अब क्या करें भाई, उत्तर में भी अटैक हो रहा है और दक्षिण तरफ से सर्बिया वाले। अब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया की सेना 2 भाग में बट गई। अब ऑस्ट्रिया की सेना 2 भाग में बट गई क्योंकि वो तो चला गया दूसरे फ्रांस से लड़ने के लिए, और इसको रूस के साथ क्या बोला कि चलो तुम वहाँ पर उत्तर की तरफ लड़ो। और जर्मनी हल्के से भाग करके फ्रांस की तरफ चला गया। अब रूस में उत्तर से भी लड़ाई हो रहा है और दक्षिण तरफ से लड़ाई, और सेना क्या सिर्फ ऑस्ट्रिया की। तो दोनों भाग में सेना को क्या कर दिया, बांट दिया गया। यहाँ पे ऑस्ट्रिया का धीरे धीरे कमजोर होने लगा सेना, क्योंकि 2 भाग में बट गया है तो अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। सर्बिया का सारा सेना एक साथ अटैक कर रहा था, किधर से, दक्षिण की तरफ से, और उत्तर की तरफ से रूस का सेना। और ऑस्ट्रिया अपना सेना को 2 भाग में बांट करके युद्ध में वो भेज दिया, जिससे ऑस्ट्रिया का सेना बढ़ जाने से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया। जहां सर्बियाई मृत सैनिकों की संख्या 16,000 थी, वहीं पर ऑस्ट्रिया सेना कितना मर गई, 21,000। जहां सर्बिया 16,000 सेना मरा, वहां पे ऑस्ट्रिया की कितनी सेना मर गई, 21,000 सेना मर गई। ऑस्ट्रिया को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। जर्मन सेना ने अपना एक मोर्चा रूस और फ्रांस की सेना को दबाने के लिए खोल रखा था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पश्चिम मोर्चे के बारे में बात करेंगे। इस युद्ध में कई महत्वपूर्ण लड़ाई अनेक मोर्चे के साथ लड़ी गई थी। इस युद्ध में बहुत सारी लड़ाई अनेक मोर्चों के साथ लड़ी गई। मोर्चा मतलब ठीक है, दाएं लेफ्ट राइट इधर उधर चारों तरफ से 4 कोना 5 कोना चारों तरफ से अटैक करना था। इस मोर्चा का निर्माण मित्र राष्ट्रों ने मिलकर किया था, जिसका मात्र लक्ष्य था जर्मनी सेना को बढ़ते कदम से उखाड़ कर फेंकना। क्यों? क्योंकि जो धुरी राष्ट्रीय का जो मेन लीडर था वो कौन था, जर्मनी। अगर जर्मनी को उखाड़ के फेंक देता ऑस्ट्रिया प्रथम विश्व युद्ध में कोई ऐसा देश नहीं रहा कि इससे बचने का कोशिश किया और वह बच पाया।
लगभग सारा देश क्या हुआ उसमें सम्मिलित हो गया। ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य का एक देश है तुर्की। जर्मनी वाला बोला कि सुनो भाई, हम तुमको रेलवे लाइन बिछाने में सहायता किए थे, तुम हमारे तरफ से आओ और लड़ो। तुर्की को बोला ठीक है भाई आना पड़ेगा, उसको भी वहाँ पे आना पड़ा और तुर्की भी किसकी तरफ से लड़ा, धुरी राष्ट्र की तरफ से उसको लड़ना पड़ा। अंग्रेज की युद्ध नीति की भूल, अंग्रेज से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ब्रिटेन वाला क्या किया, तुर्की पर अटैक कर दिया, बट तुर्की पर अटैक करने उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह हुआ। क्योंकि तुर्की को किसका समर्थन था, जर्मनी का, और जर्मनी का समर्थन था तो उसको उसका बहुत सारा हथियार दिया था। और उस हथियार के कारण क्या हुआ, तुर्की से वो हारना पड़ा। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए तुर्की उसको क्या कर दिया, हरा दिया। और यहाँ पर ब्रिटेन की नीति काम नहीं आई। अब चल ही रहा था कि विश्व युद्ध का दूसरा साल चल रहा था। युद्ध में पहली बार टैंकों का इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश ने टैंकों का निर्माण कर लिया था। टैंकों से गोलियां बरसाई जा रही थी, उस गोली भी चलाए जा रहे थे। लोहे के टैंक की मोटी और चौड़ी चादर लगी होती थी, जो खाइयों उबड़ खाड़े रास्ते में कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होता था। वो चलते जाता था। किलेबंद की तो होड़ लगा दी, किलेबंद कितने ही बनाए तोड़ देते थे टैंक। इटली ऑस्ट्रिया युद्ध, इटली का पदार्पण। इटली क्या बोला, जर्मनी उसको समझाया कि देख भाई हमारे तरफ से लड़। तो इटली बोला नहीं, हमको लंदन पैक्ट में हम समझौता कर चुके हैं, हम किसकी तरफ से लड़ेंगे, हम ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। बोले तो हम मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ेंगे। और वो इटली मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा और सर्बिया की हार हो गई। सर्बिया की हार कैसे हुई सुनिए। ऑस्ट्रिया की सेना दो भाग में बट चुकी थी और सर्बिया पर बहुत ज़्यादा अटैक तो हुआ, ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा अटैक किया, बट उसकी सेना जब दो भाग में टूट चुकी थी तो क्या वो कमज़ोर हो गया था। बट शक्ति के साथ उस पर अटैक किया, बट उसको कुछ देर के बाद जर्मनी की सेना उसको सहायता मिली और सर्बिया की यहाँ पे हार हो गई। और सर्बिया की यहाँ जैसे ही हार हुई, अब यहाँ पे हम बात करेंगे पनडुब्बी का प्रयोग। ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका, सब पनडुब्बी का इस्तेमाल करने लगे। यहाँ पे अमेरिका अभी तक एंट्री नहीं लिया। अब अमेरिका का क्या होगा, एंट्री होगा। कैसे होगा सो सुनिए। जब पनडुब्बी से एक दूसरे पर हमला करने लगा तो जर्मनी वाला सोचा कि क्यों ना पनडुब्बी से नाव को ध्वस्त कर देते हैं। और इस तरह सब क्या हुआ, एक दूसरे का नाव को ध्वस्त करने लगे। पर युद्ध में उस नाव को ध्वस्त नहीं करना था जो युद्ध में भाग ना ले, जो राशन पानी भेजे। तो ब्रिटेन वाला बोला कि राशन भी युद्ध का एक सामान को घोषित कर दिया कि राशन भी क्या है, युद्ध का एक सामान है जिसको ध्वस्त कर दो। तो जर्मनी वालों को बहुत तकलीफ हुआ और वहाँ पे जर्मनी वाला को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि जो भी नाव, जो भी जहाज, जो भी पनडुब्बी ब्रिटेन की तरफ जाती है उसको क्या करो, तोड़ दो। तो उसी समय एक लुसिटानिया एक जहाज था जिसमें 1000 से अधिक यात्री सवार थे और अमेरिका से चले था और ब्रिटेन की तरफ जा रहा था। उसमें कोई युद्ध का कोई सामान नहीं था, कोई असला बारूद, बम बारूद कुछ नहीं था। बट उस जहाज को नज़रअंदाज करते हुए जर्मनी वाला उसको क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इस बात पर अमेरिका गुस्सा हो गया क्योंकि अमेरिका में ब्रिटेन भी जाके, ब्रिटेन के लोग भी थे, जर्मनी के लोग हैं, देश दुनिया से बहुत ज़्यादा बाहर के ही लोग थे। तो बोला था कि सुनो ठीक है, तुम दूसरे देश के हैं पर हमारे यहाँ है तो हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जब वहाँ के लोग को मार दिया गया, वहाँ के जनता को मार दिया गया, तब लोगों में गुस्सा आ गया कि नहीं अब आपको युद्ध में भाग लेना होगा। और अमेरिका को अंततः हार करके क्या हुआ, युद्ध में भाग लेना पड़ा। अमेरिका इधर युद्ध में भाग लेता है और रूस में रूसी क्रांति होता है, रूस को बाहर निकलना होता है। जैसे रूस बाहर निकलता है मित्र राष्ट्र कमजोर पड़ जाता है, बट जैसे ही एंट्री अमेरिका की होती है मित्र राष्ट्र की मजबूती बढ़ जाती है। ब्रिटेन की सेना को हटाने के लिए जर्मनी ने बहुत ताबड़तोड़ तरीके से उस पर हमला किया। पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला करने से क्या होगा, ब्रिटेन की सेना भी बहुत मजबूत थी पर टूट चुकी थी, थक चुकी थी। तब तक उधर से क्या हुआ, अमेरिका की सेना उसको आ पहुंची और अमेरिका की सेना ने मिल करके ऑस्ट्रिया की सेना और जर्मनी की सेना को क्या किया, बहुत ही खतरनाक हमला किया। क्योंकि अमेरिका को समुद्र पार करके आने में थोड़ा सा समय तो लगा, बट आया। क्योंकि उधर रूस भी निकल चुका था तो कहीं ना कहीं मित्र राष्ट्र क्या हुआ था, थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था। और तुर्की का आत्मसमर्पण हो गया क्योंकि तुर्की बोला भाई हम थक चुके हैं, अब तुमको सहायता नहीं दे सकते हैं। जर्मनी को बोला, और क्योंकि हमारे यहाँ खुद ही मतलब लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और लोग अपने अपने राज्य का नया नया निर्माण कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया की भी हार हो गई क्योंकि पहले से उसका दो भाग में टूट चुका था सेना और लोगों का विघटन होने लगा, स्वतंत्रता की मांग होने लगी और वहाँ से ऑस्ट्रिया भी बाहर आ चुका था। जर्मनी पूरी तरीके से थक चुका था। जर्मनी की सेना में वो दम नहीं बचा हुआ था कि अब वो मतलब और युद्ध को आगे वो लड़ सकता था। तब जाकर था थक चुका था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण किया तो उसके साथ कुछ कंडीशन रखा गया कि ठीक है आत्मसमर्पण करते हैं, जिसमें जर्मन सेना ने जिन जिन प्रदेशों पर अधिकार किया था उन्हें 2 सप्ताह के अंदर खाली करना था। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस के उत्तरी पूर्व क्षेत्र को 15 दिन के अंदर खाली करना था। जर्मन सेना राइन नदी के पूर्वी तट तक चली गई ताकि गहन नदी में पश्चिमी का क्षेत्र जो अभी तक जर्मनी का क्षेत्र था उस पर मित्र राष्ट्र का कब्जा हो जाए। ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, रोमानिया, रूस ने जो भी जर्मन सेना थी उस सेना को वापस बुलाया गया। राइन नदी के पश्चिमी क्षेत्र में जो भी खनिज संपदा, रेलवे, सड़कें खाली
आदि ज़मीन थे उस पर मित्र राष्ट्र का कब्जा हो गया। जर्मनी की पनडुब्बियाँ, जंगी जहाज और अन्य सामग्री युद्ध में प्रयोग होने वाले मित्र राष्ट्र को दे दिया गया। और नई जर्मन सरकार किसी भी शर्त पर युद्ध समाप्ति चाहती थी। उसने सभी शर्तों को मानते हुए नवंबर 1918 को संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इस तरह मानव इतिहास का इतने खतरनाक भयंकर विश्व युद्ध समाप्त हुआ। विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, बट उसको 1936 में हिटलर के द्वारा क्या किया गया, तोड़ दिया गया और विश्व युद्ध 2 स्टार्ट हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि इस समय और तथ्य को रखते रखते हम वर्ल्ड वार को समझाने में जहाँ तक हो सका हम समझाने की कोशिश किए हैं। अगर कुछ त्रुटि रह गया होगा तो फिर से बताइएगा, फिर से हम और भी डीपली ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम एक एक पार्ट पर हम डील करते हैं तो बहुत कहानी लंबा चला जाएगा। तो हम सिर्फ फैक्ट को रखते गए और वंश युद्ध को स्टार्ट करके हम युद्ध को अंत हम कर दिए हैं। अभी भी किसी को बाल्कन का युद्ध हो गया, ओटोमन एम्पायर का कहानी हो गया, हिडेनबर्ग लाइन का कहानी हो गया, और भी ऑस्ट्रिया हंगरी का रिलेशनशिप हो गया। तो एक एक करके कोई भी स्टेट अपने आप में कोई भी राज्य क्यों साथ में आया, सबका एक अलग अलग कहानी है, सबके पीछे एक स्वार्थ छिपा हुआ है। तो इतना लंबा कहानी को ना करने के लिए हम शॉर्टकट में हम बताने का कोशिश किए। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग को विश्व युद्ध 1 बहुत ही इंटरेस्टेड लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड वार 2 की तरफ ले जाएंगे, जो बहुत ही मतलब आप लोग को मज़ा लगेगा सुनने में, क्योंकि उसमें हिटलर का नाम जो आता है। 1 में हिटलर का नाम नहीं आता तो लोगों के मन में हमेशा युद्ध के बारे में दिमाग में फिट है कि वर्ल्ड वॉर 1 हिटलर की वजह से हुआ। भाई 2 हुआ है, 1 नहीं हुआ है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।